इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दिया है। न केवल रिज़ाइन कर दिया है, बल्कि उन्होंने देश भी छोड़ दिया है। और उन्होंने कहाँ पनाह ली है? वो हमारे देश भारत आ गई हैं। त्रिपुरा में पहुँची हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में उनकी सेना का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। वो उनकी बहन यानी शेख हसीना और शेख रेहाना दोनों एक साथ थीं और आखिरकार देश छोड़ दिया है। यूँ कह लीजिए कि वहाँ की जो आर्मी चीफ हैं उनका नाम है वक़ारुज़्ज़मा। वक़ारुज़्ज़मा ने बाज़ाब्ता तौर पर इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए बाज़ाब्ता कह दिया है और ये कहा है कि हम जनता के साथ हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम जनता के साथ हैं, वैसे ही ऐसा माना जाने लगा था कि अब शेख हसीना के गिनती के दिन बचे हैं, क्योंकि इससे पहले शेख हसीना आर्मी के बलबूते पर स्टूडेंट्स के मूवमेंट्स को क्रश कर रही थी। लेकिन जैसे ही वक़ारुज़्ज़मा ने ये कह दिया कि हम जनता के साथ हैं, तो स्टूडेंट्स को ये फ़ौरन लग गया कि जो आंदोलन कर रहे थे, उनको ये लग गया कि अब तो आर्मी कम से कम हमारे ऊपर गोली नहीं चलाएगी, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे तो करीब-करीब बीते 1-2 दिन के अंदर ही 100 स्टूडेंट्स मारे गए आर्मी की गोली से और इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग डरते थे कि आर्मी सीधे गोली चला देती है। लेकिन जैसे ही आर्मी ने कह दिया कि अब हम जनता के साथ हैं, तो लोगों का मनोबल और बढ़ा जब प्रदर्शनकारियों का, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बात मैसेज अपने तौर पर समझ लिया कि अब शेख हसीना की नहीं चलेगी और अब जनता के साथ उनकी आर्मी है। तो अब ऐसी कंडीशन में शेख हसीना बहुत ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं बची हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ढाका चलो एक कैंपेन चलाई गई थी और ढाका चलो कैंपेन के तहत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग उसमें शामिल होकर के ढाका की तरफ आए थे और प्रधानमंत्री आवास को, यूँ कह लीजिए प्रधानमंत्री पैलेस को घेर लिया। और फिलहाल की ताज़ा स्थिति ये है कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के पैलेस में घुस गए, तोड़फोड़ की। यहाँ तक कि दिलचस्प बात आपको बताएं कि जो शेख हसीना के पिता थे, जिनका नाम है शेख मुजीब, जिनको राष्ट्रपिता कहते थे, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी कहते हैं, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, इसी तरीके से बांग्लादेश में राष्ट्रपिता कहते हैं शेख मुजीब को, जो कि शेख हसीना के पिता थे। तो हालांकि उनको मार दिया गया था, तो उनकी मूर्ति को, उनके मुजस्समे को भी तोड़ दिया गया। लोग चढ़ करके तोड़ रहे हैं। तो यूँ कह लीजिए कि अब शेख हसीना का मामला लगभग ख़त्म हो गया है और शेख हसीना इर्रिलेवेंट हो गई हैं और अब दोबारा से एक नई पार्टी आ रही है और उस नई पार्टी का नाम, हालाँकि नई तो नहीं है, लेकिन मतलब जैसे हमारे देश में चलता है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तो मान के चलिए कि अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी अगर सत्ता से हट जाए तो कांग्रेस आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ बीएनपी एक पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी लीडर हैं खालिदा ज़िया, जो कि अभी तक जेल में थी, तो अब ये है कि खालिदा ज़िया की पार्टी इमर्ज होकर के सत्ता में आएगी। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले 2024 में जनवरी के महीने में, इसी 2024 जनवरी के महीने में खालिदा ज़िया की पार्टी यानी बीएनपी ने और दूसरी पार्टियों ने इन्होंने बायकॉट कर दिया था चुनाव का, और इस बायकॉट के नतीजे में शेख हसीना की जो पार्टी थी अवामी लीग, वो एक तरफ़ा जीत गई थी। मान के चलिए कि 300 करीब सीट हैं और उसमें से 240 के आसपास इनको सीटें मिल गई थी। तो इनके बायकॉट के नतीजे में अवामी लीग और उनके जो सहयोगी दल हैं, इन्होंने करीब-करीब 240 के आसपास सीटें हासिल कर ली थी। तो इस वजह से ये एक तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और बहुत क्लीन स्वीप किया था। तो इस तरीके से शेख हसीना डिक्टेटर के तौर पर अपने आप को पोर्ट्रे कर रही थी। यही वजह है कि छात्र इन्हें डिक्टेटर के रूप में कहने लगे थे, बुलाने लगे थे। अच्छा, इतनी खबर सुनने के बाद में अब आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर ये बांग्लादेश का ये मूवमेंट दरअसल ये चला क्यों? ये जो अभी हाल का मूवमेंट रहा है स्टूडेंट्स का, ये मूवमेंट चला क्यों? तो इसको समझने के लिए थोड़ा-सा इसके बारे में इतिहास समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जुड़ाव जो है वो इतिहास से है। बात दरअसल ये है कि आपको पता है कि 1971 में बांग्लादेश विभाजित हुआ था पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले 1971 से पहले एक देश हुआ करते थे। इसको बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 में इंडिया के हस्तक्षेप के बाद में बांग्लादेश पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ और उसके पीछे की कहानी ये थी कि दरअसल पाकिस्तान बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा हीन भावना के साथ देखता था। पाकिस्तान जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको आजकल पाकिस्तान कहते हैं, वो वाला पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों पर उर्दू भाषा थोपने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये लोग मूल रूप से बंगला बोलते थे, बंगाली बोलते थे। तो इन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं। इसके अलावा एक चीज़ और भी थी कि इनके साथ आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन का भी मामला था। तो इस वजह से इन लोगों ने शुरुआत की कि हम इंडिपेंडेंट एक कंट्री के तौर पर इमर्ज करेंगे और अपने आप को सर्वाइव करेंगे। और इसको लेकर के एक आंदोलन छिड़ा और आंदोलन के नतीजे में शेख मुजीबुर रहमान एक शख्स थे, जो कि शेख हसीना के पिता थे, वो उभर करके सामने आए, उन्होंने लीड किया। इसी वजह से उनको बंग बंधु भी कहा गया। तो शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने उस पूरे कैंपेन को लीड किया। मैं बात कर रहा हूँ 1971 की।
तो 1971 से पहले, मतलब शुरुआत तो 1971 से पहले हुई, लेकिन फाइनली जो बँटवारा हुआ और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 में हुआ। चलिए वो तमाम चीज़ें हो गई, बँटवारा हो गया, शेख मुजीबुर रहमान की जीत हुई और शेख मुजीबुर रहमान एक तरीके से हीरो के तौर पर उभर कर के सामने आए। फ्रीडम फाइटर थे, जैसे कि हमारे देश में जो फ्रीडम फाइटर थे, जैसे गांधी थे, नेहरू थे और भी जितने लोग थे, इसी तरीके से बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने लीड किया था, उन्होंने अगुवाई की थी, वो शेख मुजीब थे। तो अब ये हुआ कि इसके बाद में जब शेख मुजीब को राष्ट्रपति बनाया जाता है, करीब 4 साल 1971 से 1975, 75 में उनको मार दिया गया था। तो 75 में उनको जब कत्ल किया गया, तो उसके पहले यानी इनकी सरकार चली शेख मुजीब की। शेख मुजीब अल्टीमेट कह सकते हैं कि नेता बन गए थे। तो इस वजह से ये प्रावधान रख दिया गया 1972 में कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, सरकारी नौकरियों में और दूसरी चीज़ों में रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण लंबे समय तक चला भी और ये था कि बाद में इस आरक्षण को एक्सटेंड किया गया। पहले ये था कि जो फ्रीडम फाइटर थे उन्हें आरक्षण दिया जाएगा और ये आरक्षण का क्या पूरा मामला होगा, ये 30%, तो 30% आरक्षण और उसके बाद में कुछ और लोगों को आरक्षण मिलेगा, जैसे कि डिसेबिलिटीज़ वाले हैं और अल्पसंख्यक हैं और भी अलग-अलग टाइप के लोगों को। तो कुल मिला के ये आरक्षण 56% बन जाता है, 56%, और बाकी 44% यानी 44% ये लोग अनारक्षित होंगे। ये लोग मेरिट के बेस पर कम्पीट करेंगे और नौकरियाँ हासिल करेंगे। तो ये जो 56 और 44 का रेशियो था, ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब तक स्वतंत्रता सेनानी ज़िंदा थे, उनको दिया जा रहा था 30% का कोटा, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहे, तो अब ये रहा कि इनके आने वाली नस्लों को भी ये आरक्षण दिया जाएगा 30% वाला। बस इसी चीज़ को लेकर के धीरे-धीरे सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि ये बात तो ठीक नहीं है कि चलो ठीक है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने आप को रिस्क पर रखा, अपनी जान को दाँव पर लगाया, उनको तो कोटा दिया जाना सही है, उनको रिजर्वेशन दिया जाना सही है, लेकिन उनके नाती-पोतों को, उनके पोतों को, पोतों को, पोतों को, इस तरीके से ऐसे लोगों तक रिजर्वेशन ये 30% कब तक चलेगा? ये बात ठीक नहीं है। बस यही पूरा मामला था। तो इस मामले को लेकर के ऐसा नहीं कि ये पहली मर्तबा इस मूवमेंट की शुरुआत हुई, ये 2018 में इस मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। तो 2018 में जब मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में इसको रोक दिया गया था, होल्ड डाउन कर दिया गया था। तो वो मूवमेंट शांत पड़ गया था। लेकिन एक बार फिर से इस चीज़ को शेख हसीना ने लागू कर दिया। लोग आंदोलित हो गए, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा नौकरियों के लिए प्रभावित होने वाले स्टूडेंट्स ही थे। तो स्टूडेंट्स ने एक तरीके से धीरे-धीरे पैन बांग्लादेश पूरे कंट्री में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दी और उसके नतीजे में धीरे-धीरे लावा उबलने लगा और अंत ये है कि जुलाई में ये लावा पूरी तरह से फूट पड़ा और इसी जुलाई महीने में, यानी पिछले महीने जुलाई महीने में भयंकर रूप से प्रदर्शन की शुरुआत हो गई और करीब-करीब 15 जुलाई के बाद से ये पूरा मूवमेंट बांग्लादेश में फैल गया और धीरे-धीरे वो लोग जो शेख हसीना को लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर देखते हुए आ रहे थे, वो लोग शेख हसीना से भी नाराज़ हो गए और ये जो कोटा इन्होंने आरक्षण वाला मामला था 30%, इसको लेकर के भी नाराज़गी जताने लगे, क्योंकि कहने लगे कि ये बात तो ठीक है कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वहाँ तक तो कोटा ठीक था, लेकिन उनके औलादों को और फिर उनके औलादों के औलादों को ये कोटा दिया जाना कहाँ तक सही है। तो इस मूवमेंट के साथ आम जनता, मास लेवल पर लोग जुड़ते चले गए और इसी के नतीजे में शेख हसीना को हवा लग गई थी। उनको एहसास हो चला था कि शायद अब उनका कुर्सी पर बने रहना बहुत ज़्यादा दिनों तक संभव नहीं है। तो इनको इनपुट्स मिल रहे थे शेख हसीना को कि हालात धीरे-धीरे ख़राब होते जा रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने आर्मी का सहारा लिया और जब आर्मी के सहारे से आवाम को क्रश करने की कोशिश की, तो बजाय ये कि ये आंदोलन ठंडा पड़ता और भी उग्र होता चला गया। अल्टीमेटली ये है कि वहाँ के बहुत सारे लोग जो फ़ौज में हैं, उनके भी कुछ बच्चे थे। तो अब ज़ाहिर है कि फ़ौज के लोग अपने ही बच्चों पर गोलियाँ कैसे चला सकते हैं? उनके रिश्तेदार थे, तो अपने रिश्तेदारों पर, अपने घरवालों पर, अपने बच्चों पर वो गोलियाँ तो नहीं चला सकते थे। इसी वजह से फ़ौज ने भी पीछे हटने का फ़ैसला किया और फ़ौज के जो मुक़्तदर आला थे, जिनका नाम वक़ारुज़्ज़मा था, तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि अब हम शेख हसीना के साथ नहीं हैं। शुरुआत में तो उन्होंने साथ दिया, लेकिन कह दिया कि अब हम शेख हसीना के साथ नहीं हैं। तो जब स्टूडेंट्स को एहसास हो गया कि अब फ़ौज हमारे साथ है, यानी शेख हसीना के साथ नहीं है, हम पर गोली नहीं चलाएगी, तो स्टूडेंट्स ने इस आंदोलन को और भी उग्र कर दिया। हालाँकि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया और कहा कि कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा और कह दिया कि ये जो पूरा सिस्टम था, इसको क्वैश किया जाएगा
और 56% से घटा करके केवल 7% यानी 7% रिजर्वेशन रखा जाएगा और बाकी 93% ये जो होगा ये मेरिट के बेस पर लोग compete करेंगे, ये बात कह दी गई। यहाँ पर जब ये बात कह दी गई कोर्ट की तरफ से तब तो लोग बिल्कुल शांत हो गए। लेकिन अभी 30 जुलाई को एक और काम किया शेख हसीना ने कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश पर बैन लगा दी। अब जमाते इस्लामी बांग्लादेश पर बैन लगाना ये भारी पड़ गया क्योंकि आम तौर पर वहाँ मुसलमान हैं और जमाते इस्लामी जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। तो वो कोई कितना भी हो जाए लेकिन जब अपने रिलीजियस मामलात पर मुदाखलत देखता है तो वो थोड़ा-सा सकमका गए सारे लोग क्योंकि शुरू ही से इनकी छवि शेख हसीना की ऐसी है कि वो सेकुलर बहुत ज़बरदस्त सेकुलर अपने आप को ज़ाहिर करने की कोशिश करती हैं। यूँ कह लीजिए कि कभी-कभी धर्म के ख़िलाफ़ चली जाती हैं, इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ चली जाती हैं, किसी-किसी मामले में। तो लोग शेख हसीना से तो वैसे ही खुन्नस खाए हुए थे, धार्मिक लोग। लेकिन जैसे ही जमाते इस्लामी बांग्लादेश पर पाबंदी लगी, उसके बाद से लोगों का खुन्नस और भी तीव्र हो गया और लोगों ने यानी आम लोगों ने, स्टूडेंट तो छोड़ो, आम लोगों ने सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू कर दिया। और जब आम लोग सीधे-सीधे जुड़ते चले गए बांग्लादेश जमाते इस्लामी बांग्लादेश के बैन के बाद, तो फिर शेख हसीना के लिए और भी मुसीबत खड़ी होती चली गई। तो शेख हसीना ने अपनी जान बचाकर आखिरकार देश को छोड़ दिया। जिस तरीके से आपको याद होगा कि इससे पहले श्रीलंका में बिल्कुल कमोबेश इसी तरह की नौबत आई थी। हालाँकि वहाँ रिज़र्वेशन का मामला नहीं था, लेकिन श्रीलंका में भी वहाँ के मुक़्तदर आला ने अपनी जान बचा करके वो निकल लिए थे क्योंकि आम लोग जिन्होंने उनको जिता करके भेजा था, वो लोग उनके पैलेस में घुस गए थे और फिर बच गए। अगर वो वहाँ रहते तो मार दिए जाते। बिल्कुल शेख हसीना की भी स्थिति कमोबेश यही हो गई। यानी एक तरीके से शेख हसीना के परिवार के लोगों और जितने भी वो फ्रीडम फाइटर्स के पोते-पोते, पड़पोते तमाम लोग थे, इनके कह लीजिए कि उनके जो आने वाली नस्लें हैं, सबके खिलाफ़ ये मास लेवल पर गुस्सा फूट पड़ा। यही वजह है कि शेख हसीना ने अपने आप को बचा करके, अपनी बहन को बचा करके और एक भतीजा बताते हैं भतीजा भाई का बेटा भतीजा, वो इंडिया की तरफ चले आए क्योंकि इंडिया और शेख हसीना से काफ़ी क्लोज़नेस रही है हमेशा से। इंडिया शेख हसीना की सरकार को लेकर के और व्यक्तिगत तौर पर शेख हसीना को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रवैया रखता रहा है। इससे पहले भी जब शेख मुजीबुर रहमान को एक्साइल में रखा गया था, तो इंडिया ने सपोर्ट किया था। तो इस एतबार से कह सकते हैं कि शेख हसीना और शेख मुजीब इनको लेकर के इंडिया का सॉफ्ट रवैया रहा है और जब शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी, तब इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। लेकिन अब जबकि इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है, यानी आर्मी के भी कंट्रोल में है और फिर उसके बाद में ये पूरा मामला शिफ्ट हो जाएगा बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी खालिदा ज़िया की पार्टी के पास में। तो फिर अब क्या होगा? तो ज़ाहिर-सी बात है खालिदा ज़िया की पार्टी ऐसी है कि वो भारत सरकार के खिलाफ ही उनका स्टैंड रहता है, यानी इंडिया से उनके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि मालदीव की जिस तरीके से सरकार ने इंडिया आउट कैंपेन के ज़रिए से पूरा चुनाव जीता था, बिल्कुल कमोबेश इसी तरीके से इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था बांग्लादेश में भी, ये बीएनपी की तरफ से। और इस बार बीएनपी ज़ाहिर है कि अंतरिम सरकार गुजरने के बाद में सत्ता में आ जाएगी, तो फिर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ख़राब होते चले जाएंगे। खालिदा ज़िया की पार्टी दरअसल चाइना के साथ उनका क्लोजनेस ज़्यादा है, उनकी क़ुर्बत ज़्यादा होती है, तो वो चाइना के साथ अपने रिश्ते ज़्यादा बढ़ाएंगे और फिर भारत के साथ ये दूरी बढ़ती चली जाएगी और उसका नतीजा ये होगा कि भारत और बांग्लादेश के जो बॉर्डर हैं वो टाइट कर दिए जाएंगे। वैसे भारत और बांग्लादेश में रोटी-बेटी का रिश्ता कहा जाता है, हालाँकि वो बॉर्डर ओपन नहीं है जिस तरह से नेपाल के ओपन है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं और बहुत अच्छे टाई अप हैं बांग्लादेश से इंडिया के। अब तक टाई अप थे, बहुत अच्छे रिश्ते थे, बहुत व्यापारिक रिश्ते थे, बहुत एक तरीके से बहुत फ्रेंडली माहौल था इंडिया और बांग्लादेश का। लेकिन अब ये पूरा सिनेरियो बदलने वाला है। ये एक तरीके से जियोपॉलिटिक्स में एक नई दिशा बांग्लादेश को लेकर के उभरने वाली है। तो दोस्तों ये है बांग्लादेश की ताज़ा स्थिति कि किस तरीके से बांग्लादेश की एक सिटिंग प्रधानमंत्री, इन्हें रिज़ाइन करना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा और अब देश छोड़ने के बाद में तख्तापलट और उसके बाद में एक दूसरी पार्टी की सरकार। वैसे भी जो लोग भी तानाशाही का एक खुमार रखते हैं अपने दिमाग में, उन्हें ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर जनता उनके खिलाफ़ हो जाए तो फिर वो 1 मिनट तक कुर्सी पर बचे नहीं रह सकते हैं। हमारे सामने श्रीलंका की मिसाल है, हमारे सामने बांग्लादेश की मिसाल है और दुनिया में जहाँ-जहाँ भी लोग तानाशाही माइंडसेट के साथ जीने वाले लोग हैं, उन्हें ये ज़रूर सोचना होगा। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आपको क्या कुछ कहना है, हमारी इस पर नज़र बनी हुई है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा हम आपको इससे ज़रूर आगाह करेंगे।